हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा एक्शन डाटा पैक्ड रहने वाला है। इसलिए आप लोग कॉपी कलम उठा लीजिए और जो मैं बता रहा हूं उसको नोट करना शुरू कीजिए। दोस्तों, पिछले हफ्ते फ्राइडे को एक बहुत बड़ा बवंडर जो फाइनेंशियल मार्केट में आ सकता था उसको रोक लिया गया है, थाम लिया गया है अमेरिकन गवर्नमेंट और जापानीज गवर्नमेंट ने मिलकर। आप प्रश्न पूछेंगे क्या बवंडर आने वाला था? बवंडर यह आने वाला था कि जापान के अंदर में जो उनकी करेंसी है येन, वो पिछले 40 साल के सबसे निचले स्तर पे चली गई थी। जो जापान का बॉन्ड है, वो बॉन्ड भी जो है यानी 10 ईयर 20 ईयर जो गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड है, वो भी लगभग अपने 3 ईयर के 30 साल के सबसे निचले स्तर पे आ गया था। अब इस गिरते हुए येन से बहुत ज्यादा इंपैक्ट जापान पे और उसके माध्यम से अमेरिका और ग्लोबल मार्केट पे पड़ सकता था। कैसे, ये मैं आपको समझाऊंगा आज के इस वीडियो में। दोस्तों, जापान की क्या भूमिका है विश्व के आर्थिक मामलों में, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में, उसको समझने के लिए आपको मैं कुछ आंकड़े, कुछ डाटा दे देता हूं। जो विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए की गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो है या ट्रेजरी कह लीजिए, उसमें सबसे बड़ा होल्डर जो आज की डेट में है वो है जापान। 1.1 ट्रिलियन डॉलर का यूएस ट्रेजरी जो है वो जापान होल्ड करके रखता है। इसके अलावा जो जापानी लोग हैं, जापानी कॉरपोरेशंस हैं, इन्होंने वर्ल्ड ओवर क्रिप्टो के मार्केट में हो, रियल एस्टेट के मार्केट में हो, आपके स्टॉक मार्केट में हो, बॉन्ड मार्केट में हो, ये टोटल मार्केट में जो उन्होंने पैसा इन्वेस्ट करके रखा है ये लगभग 3.5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास में है। 3.5 ट्रिलियन डॉलर, जो किसी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट में आप ये कह लीजिए कि अमेरिका के बाद में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट ग्लोबली यदि किसी राष्ट्र ने किया है तो वो है जापान का राष्ट्र। इसके अलावा दोस्तों, येन कैरी ट्रेड आपने सुना होगा। मैं कई अपने पुराने वीडियोस में इसको एक्सप्लेन भी कर चुका हूं। संक्षेप में आपको फिर बता दूं, जापान में इंटरेस्ट रेट बहुत लो है, इसलिए वर्ल्ड ओवर ग्लोबली क्या करते हैं, जो हेज फंड्स हैं या बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, वो जापान में जाते हैं। जापान में वो येन में डेट उठाते हैं, उसको डॉलर में कन्वर्ट करते हैं और वर्ल्ड ओवर वो बॉन्ड्स में लगाते हैं या इक्विटीज में लगाते हैं। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जापान के येन में उनको 0.5%, 0.6% इस तरीके का इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है। परंतु उन्होंने येन में डेट उठाया, फिर उसको डॉलर में कन्वर्ट किया और भारत जैसे मार्केट में भारत की गवर्नमेंट बॉन्ड या भारत की टाटा या एयरटेल इस टाइप की कोई कंपनी के बॉन्ड खरीदे तो सीधा सीधा 7, 7.5, 8, 9% का इंटरेस्ट रेट उनको मिलेगा। तो बैठे बैठे जो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल है आफ्टर डिडक्टिंग, माइनस करने के बाद में हेजिंग कॉस्ट, करेंसी कन्वर्जन कॉस्ट, ब्रोकर ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ये करने के बाद भी आराम से 4-4.5% वो कमा रहे थे। तो इसीलिए ये येन कैरी ट्रेड चल रहा था। वर्ल्ड ओवर येन कैरी ट्रेड में 1.2 ट्रिलियन डॉलर से लेके 1.5 ट्रिलियन डॉलर तक जो है वो जापान से डेट उठा के किया गया है। अब ये डाटा मैं आपको क्यों दे रहा हूं? ये डाटा मैं इसलिए आपको दे रहा हूं दोस्तों कि यदि जापान के अंदर में बॉन्ड यील्ड बढ़ता है और जापान की करेंसी वीक होती है, बॉन्ड यील्ड बढ़ रहा है इसलिए क्योंकि वहां पे महंगाई बढ़ रही है। महंगाई बढ़ रही है, बहुत सालों बाद जो है इन्फ्लेशन जापान में आया है, नहीं तो जापान जो है ये डिफ्लेशनरी इकोनॉमी वाली कंट्री है। जो प्राइसेस वहां पे 2002 में थे वही प्राइसेस 2015, 2018, 2020 में भी देखने को मिले, या कई कई क्षेत्रों में तो प्राइसेस नीचे गिर चुके थे। तो दोस्तों, इन्फ्लेशन जो है ये बड़ी रेयर कॉमोडिटी थी जापान में। कॉमोडिटी मैं बोल रहा हूं बट ये रेयर फिनोमिना था जापान में, वो अब आ गया है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है, आपको मालूम है उस कंट्री के अंदर में इंटरेस्ट रेट भी बढ़ता चला जाता है। ये इकोनॉमिक्स का बेसिक सिद्धांत है, ठीक है। अब चूंकि ये बढ़ रहा था इन्फ्लेशन, इसके कारण बॉन्ड यील्ड बढ़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ
बॉन्ड यील्ड तो बढ़ रहा है, परंतु जापान के सेंट्रल बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा रहा है उस अनुपात में, उस रेशियो में, जिस रेशियो में बॉन्ड यील्ड बढ़ रहा है। बॉन्ड यील्ड कौन डिसाइड करता है? मार्केट डिसाइड करता है। रेपो रेट कौन डिसाइड करता है? इंडिया में आरबीआई करता है। ऐसी फेडरल फंड रेट अमेरिका में कौन डिसाइड करता है? वहां का सेंट्रल बैंक करता है। ऐसी जापान का जो फंड रेट है वो जापानी सेंट्रल बैंक करता है। तो जापानी सेंट्रल बैंक जो है ये महंगाई बढ़ने के बाद भी उस अनुपात में, उस स्पीड में इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा रहा था। इस कारण से जापान की करेंसी वीक हो रही थी और जापान के गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड भी बढ़ रहा था, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, सेंट्रल बैंक रेट नहीं बढ़ा रहा है, ऊपर से जापान के ऊपर में डेट बहुत भारी मात्रा में है। दोस्तों, जो जापान का डेट टू जीडीपी रेशियो है ये है 263%। अगर एब्सोल्यूट टर्म में मैं कहूं तो लगभग ये $10.5 ट्रिलियन का डेट है जापान के ऊपर में। तो आप सोचिए, $10.5 ट्रिलियन से ज्यादा का डेट है। अगर 1% भी जापान जो है इंटरेस्ट रेट पे कर रहा है, मान लीजिए 1.5% कर रहा है, पकड़ लीजिए, तो लगभग $150 बिलियन जो है ये इंटरेस्ट आउटगो है जापान का, सिर्फ अपने जो पुराना लोन लेके जो खा पी के पचा गए उसके ऊपर में इंटरेस्ट पेमेंट ये कर रहे हैं। 1% से यदि ये बढ़ता है तो सीधा सीधा आप कर लीजिए $10 ट्रिलियन, यानी कितना हुआ? $10,000 बिलियन। $10,000 बिलियन का 1% कितना होता है? $100 बिलियन। 1% यदि गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड बढ़ा तो सीधा सीधा जापान के सरकार के बैलेंस शीट पे $100 बिलियन का एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाएगा इंटरेस्ट पेमेंट करने में। दोस्तों, जापान की सरकार का रेवेन्यू जो है ये लगभग आप समझ लीजिए 300 से $325 बिलियन के आसपास में। तो यदि वो $150 बिलियन सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट में पे कर दे रहे हैं तो 40% के आसपास होता है। तो सरकार जो है फिर वो विकास के कार्य कहां से करेगी? तो ये सारी चीजों को सोचते हुए इन्वेस्टर्स ने जो है वो ज्यादा सरकार से उनके बॉन्ड खरीदने के लिए इंटरेस्ट रेट की डिमांड की, इसलिए वहां इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है और जापानीज करेंसी पे उसका प्रेशर नजर आ रहा है। ये मोटा मोटी बात आपको समझ में मेरे ख्याल से आ गई होगी। अब कहा यह जा रहा था कि अगर जापान को अपना इंटरेस्ट रेट बिना बढ़ाए हुए येन करेंसी को वीक होने से बचाना है तो वो क्या करेगा? येन किसके अगेंस्ट में वीक हो रहा है? येन कमजोर हो रहा है डॉलर के अगेंस्ट में। आपको मैंने पहले ही बताया कि $1.1 ट्रिलियन का यूएस ट्रेजरी, यूएस बॉन्ड जापान गवर्नमेंट या जापानी कॉरपोरेशन, जापानी लोग होल्ड करते हैं। तो जापान ने कहा कि अगर हमारा करेंसी हमें रोकना है कमजोर होने से तो हम यूएस ट्रेजरी को बेचना शुरू करते हैं। और एक्सपर्ट लोगों का ऐसा मानना था कि यदि जापान यूएस ट्रेजरी को बेचना शुरू करेगा या येन कैरी ट्रेड अनवाउंड होना शुरू होगा तो लगभग 0.3% से लेके 0.5% तक इंटरेस्ट रेट अमेरिका और वर्ल्ड ओवर बढ़ सकता है। इससे अमेरिकी सरकार घबरा गई। आपको पता है कि भैया डोनाल्ड ट्रंप चाहते ही नहीं कि उनके देश में इंटरेस्ट रेट बढ़े, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जैसे ही बढ़ेगा स्टॉक मार्केट भस्म हो जाएगा और स्टॉक मार्केट के बढ़ते हुए स्टॉक मार्केट को ही वो लोगों को दिखा रहे हैं कि ये मेरी पॉलिसीज के कारण जो है अमेरिका का स्टॉक मार्केट इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो डिस्काउंटिंग कैश फ्लो मेथड से जो फ्यूचर का वैल्यू निकालते हैं हम आज के स्टॉक प्राइस के लिए, वो नीचे आएगा, स्टॉक्स नीचे गिरेंगे और डोनाल्ड ट्रंप ये चीज नहीं चाहते। इसीलिए इन लोगों ने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई? इन्होंने जापान को बोला कि आपको यूएस ट्रेजरीज बेचने की जरूरत नहीं है, हम एक रेपो विंडो फैसिलिटी आपके लिए शुरू करते हैं जहां पे आप डॉलर में जो है वो कर्जा उठा सकते हैं। ऐसा नहीं कहना चाहिए कि जापान के लिए हुआ, इसके पहले अर्जेंटीना की भी मदद अमेरिका ने इसी माध्यम से की थी, जहां पे उन्होंने अर्जेंटीना का जो पीसो जो करेंसी है वहां पे इंटरवेंशन किया था। वैसे जापान के मार्केट में भी ऐसा बताया जा रहा है कि इस फ्राइडे को, जो गया फ्राइडे, उसमें लगभग $5 बिलियन से $10 बिलियन का येन जो है वो खरीदा है
अमेरिकन फेडरल रिजर्व ने और यूरो को बेचा है। अब आप बोलोगे कि ये इसकी तो कोई प्रेस विज्ञप्ति आई नहीं, तो आपको कैसे पता है? दोस्तों, इंटरनेशनल फाइनेंस में, ग्लोबल पॉलिटिक्स में बड़ी ही चालाकी के साथ में काम किया जाता है। रॉयटर्स के एक फोटोग्राफर ने स्कॉट बेसेंट, जो अमेरिका के वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, उनके ऑफिस में जाके उनके मेज पे पड़ी थी एक कागज जिसमें स्कॉट बेसेंट ने लिखा था टू डू लिस्ट, टू डू थिंग्स। उसमें एक ही चीज उन्होंने लिखी थी कि ऑन फ्राइडे आई विल बाय 5 to 10 बिलियन डॉलर ऑफ जापानीज येन। ठीक है, अब वो जो चीज है उससे ये न्यूज आई, वो फोटो छपी, उससे पता चला कि स्कॉट बेसेंट ने जो है, यानी स्कॉट बेसेंट डायरेक्टली कुछ नहीं बोल रहे, यूएस ऑफिशियल कुछ नहीं बोल रहा, पर एक रॉयटर्स का फोटोग्राफर जो है वो वित्त मंत्री के दफ्तर में जाके फोटो खींच ले रहा है उसके मेज पे पड़े हुए कागज से। ऐसा संभव है क्या दोस्तों? हो सकता है ये? अनटिल एंड अनलेस मंत्री की खुद की इसके अंदर में आप कह लीजिए कि सहमति ना हो। क्या जो भी ट्रिक्स, जो भी ट्रेड कर रहे हैं वो अलग बात है, ऐसी कहानियां बनाई जाती हैं। तो ये कहानी बनाई गई और ये बात मार्केट में आई कि अमेरिका ने 5 से 10 बिलियन डॉलर का येन खरीदा। अब आप पूछोगे कि इसका फायदा क्या है? दोस्तों, येन जैसी, जो येन को शॉर्ट मारने वाले जो लोग थे, यानी येन नीचे जाए तो उनको फायदा हो, ये शॉर्ट मारने वाले जो स्पेकुलेटर्स हैं, ये सब के सब घबरा गए कि अमेरिका जैसा ड्रैगन जो है, अमेरिका जैसा जो है वो डायनासोर जो है वो एंटर कर गया जापानीज येन के ट्रेड में, तो भैया बेहतर है इससे पीछे रहा जाए। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले एक महीने में फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है कि लगभग 55 बिलियन डॉलर से लेके 65 बिलियन डॉलर का येन जापानीज सेंट्रल बैंक ने खरीदा था। उसके बावजूद भी येन की गिरावट में किसी भी तरीके का हमने देखा नहीं कि येन की गिरावट थमी। जब येन की गिरावट में कोई भी अंतर नहीं आया, गिरता चला गया, 165 येन प्रति डॉलर पे पहुंच गया, तब अमेरिका जैसे डायनासोर को लाया गया ताकि ये जितने भी शॉट मारने वाले लोग हैं ये घबरा जाए, क्योंकि यूएस फेडरल रिजर्व से कोई पंगा नहीं लेता, चाहे वहां का हेज फंड हो, चाहे जापान का हेज फंड या जापान के बड़े बड़े आप ये कह लीजिए कि इन्वेस्टर्स हो। तो अब माना यह जा रहा है कि चूंकि अमेरिका की एंट्री हो गई है तो हो सकता है कि येन स्टेबल हो जाए, परंतु काफी सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि यदि येन को स्टेबल करना है, यदि येन को गिरने से बचाना है, अभी येन कुछ 155-156 के लेवल पे चल रहा है अगेंस्ट डॉलर, यदि इसको मेंटेन करना है तो इंटरेस्ट रेट जापान को आज नहीं तो कल बढ़ाना पड़ेगा। और उसका कारण ये बताया जा रहा है, पहला, जापान के ऊपर में बहुत ज्यादा डेट है, मैंने आपको बता दिया, $10.5 ट्रिलियन का एब्सोल्यूट टर्म्स में, डेट टू जीडीपी रेशियो में ग्रीस से भी ज्यादा डेट जो है वो जापान के ऊपर में। सेकेंड रीजन ये है कि सनाए ताकाइची जो जापान की प्रधानमंत्री हैं, पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने बहुत ही भारी भरकम बजट जो है वो निकाला है। उन्होंने कहा है कि देश में फिर से रोजगार सृजन होना चाहिए और ये जो इन्फ्लेशन आ रहा है ये अच्छी बात है। तो उन्होंने जो बजट निकाला है वो बजट इतना बड़ा है कि उसमें गवर्नमेंट की बोरिंग बहुत ज्यादा होने वाली है। गवर्नमेंट की ज्यादा बोरिंग के डर से जो है वो इन्वेस्टर जापान की गवर्नमेंट से ज्यादा यील्ड की डिमांड कर रहे हैं कि हम आपके बॉन्ड तभी खरीदेंगे जब आप हमको ज्यादा यील्ड देंगे। तो ये एक रीजन है, ये भी एक रीजन है। तीसरी बात दोस्तों ये है कि आपको एक चीज समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। भूमंडलीकरण के पहले तक, यानी 1991 के पहले तक, जापान ही एकमेव ऐसा मार्केट था पश्चिम जर्मनी के अलावा, वेस्ट जर्मनी के अलावा, जिस अमेरिका में पहुंचता था। अमेरिका में बहुत बड़े लेवल पे जो है वो आप ये कह लीजिए कि जापान के प्रोडक्ट्स और वेस्ट जर्मनी के प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक्सपोर्ट होते थे। परंतु भूमंडलीकरण के बाद में बहुत सारे ऐसे राष्ट्र हो गए जिन्होंने अमेरिका को अपना बिट बनाया और प्रोडक्ट्स को सेल करना चालू किया। इसके बाद से देखा गया कि कॉम्पिटिटिवनेस जो जापानीज प्रोडक्ट का था वो धीरे धीरे कम होता चला गया और हमने देखा कि किस तरीके से चाइनीज आज की डेट में ऑटोमोबाइल्स जो हैं वो पूरे यूरोपियन कंट्री में छा गई हैं,
अमेरिका में भी छा रही थी, अमेरिका ने टैरिफ बढ़ा दिया ट्रम्प के आने के बाद से, तो एक तरीके से उसके ऊपर में आप कह लीजिए कि फुल स्टॉप लग गया है। परंतु चाइना जैसा विशाल एक्सपोर्टर जो आ गया है और दक्षिण कोरिया अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर के रूप में उभरा है, सिंगापुर उभरा है, ये सारे राष्ट्र जो है इनके लिए मेन मार्केट अमेरिकन मार्केट है। तो अमेरिका के अंदर में जो एक प्रधानता थी जापान की, वो धीरे धीरे गौन हो रही है, छोटी हो रही है। ये भी कारण है कि जापान की इकोनॉमी पे इसका काफी बुरा असर पड़ रहा है। 1990 में जापान की जो जीडीपी थी वो लगभग $5.5 ट्रिलियन थी, आज $5 ट्रिलियन के आसपास है, उससे शायद थोड़ा कम ही है। तो आप समझिए कि पिछले 35 सालों में ये एकमेव कंट्री है कि इकोनॉमी जो है वो सिकुड़ी है, एकमेव ओईसीडी यानी विकसित राष्ट्र है, रिच कंट्री है, जिसका जीडीपी जो है वो सिकुड़ा है, कम हुआ है, ना कि एक्सपैंड हुई हो, बढ़ी हुई हो। तो जापान में भले बड़े बड़े किरित्सु यानी बड़े बड़े कॉरपोरेशंस रहे हैं, सोनी हो गया, टोयोटा हो गया, बड़े बड़े नाम आपको जो है, होंडा हो गया, ये देखने को मिलेंगे, फुजित्सु हो गया। परंतु वहीं दूसरी तरफ हम देखेंगे तो विकसित राष्ट्र है तो में सबसे ज्यादा गरीबी पाई जाती है, आर्थिक असमानता बहुत ज्यादा है जापान में। ठीक है, जापान के लोग बहुत ज्यादा दुखी रहते हैं, जापान के लोग, बच्चे जो हैं, जवान जो हैं, बहुत जल्दी इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स में या डिप्रेशन में जाते है, वो निशानी। अब ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि वहां पे चीजों के दाम ही नहीं बढ़ रहे हैं। आपके पिताजी ने आपके लिए घर खरीदा, आपने सोचा मैं इसको पता चला 30 साल बाद वो 10% साल पहले जिसपे घर लिया था। तो दोस्तों, कहने का अर्थ ये है कि जापान की इकोनॉमी में किसी इन्फ्लेशन नहीं था, ये इन्फ्लेशन वापस लाने के लिए किया जा रहा है वहां की सरकार, और ऐसा जब आने वाले दिनों में इन्फ्लेशन बढ़, इसके कारण जो है अगर इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा तो येन जो है वो वीक होता चला जाएगा। यदि येन को वीक होने से बचाना है तो यूएस ट्रेजरी को आना ही पड़ेगा। यदि यूएस ट्रेजरी नहीं आया बीच में और जापान ने अपने बॉन्ड्स, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स जो वो होल्ड करते हैं, उस बेचना शुरू बढ़ेगा, तो वर्ल्ड ओवर ये स्टॉक मार्केट के लिए बड़ी बुरी खबर रहेगी। तो इस बार तो यूएस ट्रेजरी ने इंटरवेंशन करके बचा लिया ग्लोबल स्टॉक मार्केट को, पर ये कब तक बचाता रहेगा ये हमें आने वाले दिनों में देखना है। दोस्तों, आज के वीडियो में कई डाटा मैंने आप लोगों को दिए, इंपॉर्टेंट डाटा दिए हैं मैंने। आप ये समझ लीजिए कि इस तरीके के और बहुत सारे इंपॉर्टेंट डाटा आपको मिल सकते हैं। मैं एक नोट्स अपने सारे उन व्यूअर्स को भेजने वाला हूं जो मुझे पेमेंट करने वाले हैं। कल मैंने ये अनाउंस किया था कि मेरे जो टॉप फेवरेट 20 वीडियोस हैं जो थोड़ा डाटा बैक्ड हैं या जिसमें मुझे लगता है कि बहुत अलग तरीके का मैंने कंटेंट बनाया है जो कहीं और यूट्यूब पे नहीं मिलता है, तो वो कंटेंट के नोट्स जो है वो मैं बना के आप लोगों को जीमेल के माध्यम से भेजने वाला हूं। ये नोट्स यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो इसकी फीस दोस्तों 200 रुपए है। आप मुझे 9860317209 पे संपर्क कर सकते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि कल मैंने ये अनाउंस किया था और आज मुझे बहुत ही बढ़िया जो है वो कल रात से लेके अभी तक बहुत ही बढ़िया कह लीजिए कि लोगों का प्रतिसाद मिला है। लोगों ने काफी अच्छे से रिएक्ट किया और काफी सारे लोगों ने जो है 200 रुपीज जमा किए हैं ये नोट्स को पढ़ने के लिए। तो दोस्तों, मैंने जान के फीस कम रखी है ताकि हर आदमी मेरे रिसर्च का फायदा उठा सके। ये डाटा पॉइंट्स जो मैं बहुत ढूंढ ढूंढ के बहुत मेहनत से निकालता हूं, ये डाटा पॉइंट्स को आप भी समझ सकें और उन डाटा पॉइंट्स को कैसे एनालाइज करना है राइट पर्सपेक्टिव में, इसको आप समझ सकें।
इसके लिए ही ये मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और इस चैनल को अपने मित्रों के साथ में साझा कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड नाइट, बाय।